साल था 1920। अंग्रेजों के राज में भारत घुट रहा था। हर तरफ बेचैनी थी। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन उसकी मार अब भी देश पर थी। गरीबी और राजनीतिक निराशा फैली हुई थी। इसी उथल पुथल में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जो आजादी के लिए तरस रहे देश की अदम्य भावना का प्रमाण था। शांति और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी इसके नेता थे और उनका सत्याग्रह का नारा देश भर में गूंज रहा था। असहयोग आंदोलन सिर्फ एक विरोध नहीं था, यह आत्मनिर्भरता का बिगुल था, ब्रिटिश राज को नकारने का तरीका था और भारत के स्वराज के अधिकार का जोरदार दावा था। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने धार्मिक, क्षेत्रीय और भाषाई दीवारों को तोड़ दिया और हर वर्ग के भारतीयों को स्वराज के झंडे तले एकजुट कर दिया। असहयोग आंदोलन के बीच ब्रिटिश राज की अत्याचारी नीतियों के तहत वर्षों से पनप रहे आक्रोश और गुस्से की उपजाऊ जमीन पर बोए गए थे। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को बेरहमी से गोलियों से भून दिया था, वह आखिरी घूंट साबित हुआ। यह नरसंहार औपनिवेशिक क्रूरता का एक खौफनाक प्रदर्शन था, जिसने पूरे देश में सदमे की लहरें भेज दी और गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। रोलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का व्यापक अधिकार दिया, आग में घी का काम किया। यह कानून, जिसे नागरिक स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखा गया, ने भारतीय जनता को और भी अलग थलग कर दिया और राष्ट्रवादी आंदोलन को बल दिया। खिलाफत आंदोलन, एक पैन इस्लामिक आंदोलन जो ऑटोमन खलीफा के बचाव में उठा, ने भी असहयोग आंदोलन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साझा संघर्ष में हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने की क्षमता को पहचानते हुए खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिया। एक ऐसा शक्तिशाली गठबंधन बनाया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। असल में असहयोग आंदोलन स्वराज यानी ब्रिटिश राज से पूरी आजादी का बिगुल था। ये दो तरीकों से इस लक्ष्य को हासिल करना चाहता था। पहला, ब्रिटिश सरकार से सभी तरह का सहयोग बंद करके, और दूसरा, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देकर। यह आंदोलन भारतीयों से सरकारी नौकरी छोड़ने, ब्रिटिश सामानों और संस्थानों का बहिष्कार करने और करों का भुगतान करने से इनकार करने का आग्रह करके ब्रिटिश प्रशासन को पंगु बनाना चाहता था। अंग्रेजों को वहां चोट पहुंचाकर जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है, उनकी प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था। आंदोलन ने राज की कमजोरी को उजागर करने और उसके पतन को तेज करने की कोशिश की। राजनीतिक स्वतंत्रता से परे आंदोलन ने सामाजिक और आर्थिक मुक्ति हासिल करने की भी इच्छा जताई। इसने दलितों के उत्थान, छुआछूत के उन्मूलन और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। यह एक स्वतंत्र भारत का सपना था, न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी। असहयोग आंदोलन अहिंसक प्रतिरोध की ताकत का प्रमाण था। गांधी सत्याग्रह यानी सत्य के बल में दृढ़ विश्वास रखते थे और उन्होंने इस आंदोलन को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक नैतिक लड़ाई के रूप में देखा, जो बंदूकों और बमों से नहीं बल्कि सत्य, प्रेम और अहिंसा के शक्तिशाली हथियारों से लड़ी गई। आंदोलन ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई अहिंसक तरीकों को अपनाया। भारतीयों से सरकारी नौकरियां छोड़ने, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से निकालने और ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करने का आग्रह किया गया। विदेशी सामानों, खासकर कपड़े का बहिष्कार आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। सार्वजनिक सभाएं, जुलूस और विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों की पिकेटिंग आम बात हो गई। स्वयंसेवकों ने देश भर में घूम घूम कर असहयोग का संदेश फैलाया और जनता को संगठित किया। अहिंसा पर आंदोलन का जोर, हालांकि उकसावे का सामना करने में चुनौतीपूर्ण था, इसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई, जिससे इसे भारत और विदेशों दोनों में व्यापक सहानुभूति और समर्थन मिला। भाग 5, देश भर में आग आंदोलन की मुख्य घटनाएं। असहयोग आंदोलन ने देश भर में विरोध की आग भड़का दी। भीड़ भाड़ वाले शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक हर वर्ग के भारतीयों ने गांधी के आह्वान पर ध्यान दिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यहीं पर गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से असहयोग प्रस्ताव को अपनाया, जो संवैधानिक सुधारों की
अपनी पूर्व नीति से सक्रिय प्रतिरोध की ओर एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक था। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑन ऑफ वेल्स की भारत यात्रा ने राष्ट्रवादियों को अपनी ताकत दिखाने का एक और मौका दिया। राजकुमार का व्यापक विरोध और बहिष्कार के साथ स्वागत किया गया, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों को उनके शासन के खिलाफ असंतोष की गहराई का एहसास हुआ। भाग 6 मोड़ चौरी चौरा कांड। फरवरी 1922 की चौरी चौरा घटना असहयोग आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी से नाराज प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखने वाले गांधी इस घटना से बहुत व्यथित हुए। उन्होंने हिंसा की कड़ी निंदा की और अपने कई अनुयायियों को निराश करते हुए असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया। उन्होंने तर्क किया कि देश अभी सामूहिक सविनय अवज्ञा के लिए तैयार नहीं है और हिंसा का, यहां तक कि प्रतिशोध में भी स्वतंत्रता संग्राम में कोई स्थान नहीं है। आंदोलन को वापस लेने के फैसले पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। जहां कुछ लोगों ने गांधी की जल्दबाजी में पीछे हटने के लिए आलोचना की, वहीं दूसरों ने उनके फैसले के पीछे के तर्क को समझा। भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के बावजूद चौरी चौरा कांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भाग 7 एक आंदोलन की विरासत, असहयोग का स्थायी प्रभाव। हालांकि अल्पकालिक असहयोग आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने भारतीय जनता को पहले जैसा कभी नहीं किया, उनमें राष्ट्रीय गौरव की भावना और स्वशासन की लालसा पैदा की। स्वदेशी यानी आत्मनिर्भरता पर आंदोलन के जोर ने स्वदेशी उद्योगों, विशेष रूप से खादी को बढ़ावा दिया, जो राष्ट्रीय प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। विदेशी सामानों के बहिष्कार ने, जबकि ब्रिटिश व्यापार को प्रभावित किया, आर्थिक आत्मनिर्भरता की भावना को भी बढ़ावा दिया। शायद असहयोग आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने में इसकी भूमिका थी। खिलाफत आंदोलन के लिए गांधी के समर्थन ने धार्मिक विभाजन को पाटने में मदद की, हिंदुओं और मुसलमानों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साझा संघर्ष में एकजुट किया। भाग 8 अधूरी क्रांति आंदोलन की सफलता का मूल्यांकन। असहयोग आंदोलन, जबकि अंततः स्वराज प्राप्त करने के अपने लक्ष्य से कम रह गया, किसी भी तरह से विफल नहीं था। यह अभूतपूर्व पैमाने पर भारतीय जनता को संगठित करने, अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन करने और ब्रिटिश राज की कमजोरी को उजागर करने में सफल रहा। चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन के अचानक वापस लेने से कई लोग निराश हो गए। आलोचकों ने तर्क किया कि इसने अंग्रेजों को एक बहुत जरूरी राहत दी, जिससे उन्हें फिर से संगठित होने और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिला। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि असहयोग आंदोलन कोई अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता के लिए भारत के लंबे और कठिन संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इसने भविष्य के आंदोलनों के लिए नींव रखी, जनता को संगठित करने, अहिंसक प्रतिरोध और हिंदू मुस्लिम एकता के महत्व में बहुमूल्य सबक प्रदान किए। भाग 9 निष्कर्ष। असहयोग की आत्मा अमर है। असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हो गया होगा, लेकिन इसकी भावना जीवित रही, जिसने भारतीयों की पीढ़ियों को स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। यह मानव भावना की शक्ति का प्रमाण था। इसका एक चमकदार उदाहरण कि कैसे एक अहिंसक संघर्ष एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव हिला सकता है। आंदोलन की विरासत भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। यह दुनिया भर के उत्पीड़ित लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में अहिंसक प्रतिरोध की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। आज भी जब हम अपने समय की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो असहयोग आंदोलन की सीख उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले कभी थी। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति पाशविक बल में नहीं, बल्कि न्याय और स्वतंत्रता की खोज में एकजुट लोगों की अदम्य भावना में निहित है।